इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ना नहीं, महसूस करना पड़ता है। वे घटनाएं जो सिर्फ तारीखें नहीं होती बल्कि पूरे देश की चेतना को झकझोर देती है। आज हम आपको भारत के इतिहास के उसी काले अध्याय की याद दिलाने जा रहे हैं जिसने न केवल हजारों बेगुनाह जिंदगियां छीनी बल्कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की जिद को भी और मजबूत कर दिया। ये कहानी है उस दिन की जब इंसानियत गोलियों से छलनी हुई और आजादी की लड़ाई ने एक नया मोड़ लिया। आज हम बात कर रहे हैं उस दिन की जब अमृतसर की धरती पर मानवता कराह उठी और इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय लिखा गया। हम बात करने जा रहे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड की। 13 अप्रैल 1919 के वो 10 मिनट हमारी आजादी की लड़ाई की वो सत्य गाथा, चीर गाथा बन गई। अमानवीयता की सारी हदें पार कर दी। वो मासूम बालक बालिकाएं, वो बहनें, वो भाई, जिनके सपने आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों में अंकित गोलियों के निशाने में दिखते। जलियांवाला बाग वो स्थान है जिसने सरदार उधम सिंह, सरदार भगत सिंह जैसे अनगिनत क्रांतिवीरों को हिंदुस्तान की आजादी के लिए मर मिटने का हौसला दिया। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का पावन दिन, अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां लोग खुशी मनाने, मेला देखने और एक शांतिपूर्ण सभा में शामिल होने आए थे। निहत्थे पुरुष, महिलाएं और बच्चे, किसी के मन में ये कल्पना भी नहीं थी कि कुछ ही पलों में ये जगह ब्रिटिश बर्बरता का गवाह बनने वाली है। रॉलेट एक्ट के विरोध में चल रही इस शांत सभा पर ब्रिटिश अफसर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलवा दी। महज 10 मिनट में 1650 गोलियां दागी गई और सैकड़ों निर्दोष भारतीय शहीद हो गए। जलियांवाला बाग चारों ओर से मकानों से घिरा एक मैदान था जिसमें प्रवेश और निकास का केवल एक संकरा रास्ता था। जब गोलियां चलनी शुरू हुई तो लोगों के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। जान बचाने के लिए कई लोग वहां मौजूद कुएं में कूद गए, लेकिन वही कुआं देखते ही देखते शहीदों की सामूहिक समाधि बन गया। सरकारी आंकड़े भले ही 379 मौतों की बात करें, लेकिन अनाधिकारिक रूप से 1500 से अधिक लोगों की शहादत मानी जाती है। ये केवल एक हत्याकांड नहीं था बल्कि ब्रिटिश शासन के अंत की शुरुआत थी। आज भी जलियांवाला बाग हमसे सवाल करता है, क्या हम उन शहीदों के बलिदान को याद रखते हैं? इस भयावह घटना की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध से जुड़ी थी। भारत ने ब्रिटिश सरकार का पूरा साथ दिया था। करीब 13 लाख भारतीय सैनिक युद्ध में उतरे और लगभग 43,000 सैनिक शहीद हुए। युद्ध खत्म होने के बाद भारतीय जनता को उम्मीद थी कि ब्रिटिश सरकार सहयोग और नरमी दिखाएगी, लेकिन बदले में भारत को मिला रॉलेट एक्ट, एक ऐसा काला कानून जो बिना मुकदमे गिरफ्तारी की अनुमति देता था। इस कानून ने ब्रिटिश सरकार को प्रेस पर सेंसरशिप, बिना वारंट गिरफ्तारी, नेताओं को बिना मुकदमे जेल में रखने और बंद कमरों में मुकदमा चलाने जैसे असीमित अधिकार दे दिए। पूरे देश में रॉलेट एक्ट के खिलाफ विरोध शुरू हो गया। लोग गिरफ्तारी देने लगे। अमृतसर में आंदोलन के 2 प्रमुख नेता सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दी गई। 10 अप्रैल 1919 को उनकी रिहाई की मांग को लेकर उप आयुक्त के निवास पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया, लेकिन ब्रिटिशों ने गोली चलवा दी। इससे हालात और बिगड़ गए। बैंकों, सरकारी इमारतों, रेलवे स्टेशन और टाउन हॉल में आगजनी हुई। इस हिंसा में कुछ यूरोपीय नागरिक मारे गए, जिसके जवाब में ब्रिटिश सैनिकों ने जगह जगह गोलियां चलाई। हालात काबू से बाहर होते देख पंजाब के बड़े हिस्से में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। महात्मा गांधी तब तक भारत लौट चुके थे और उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उन्होंने रॉलेट एक्ट के विरोध में सत्याग्रह का आह्वान किया। पंजाब में आंदोलन सबसे तीव्र था। अप्रैल के पहले सप्ताह में लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी। ब्रिटिश अधिकारियों को 1857 के विद्रोह जैसी स्थिति का भय सताने लगा और वे इसे कुचलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरोध में शांतिपूर्ण सभा हो रही थी।
कुछ नेता भाषण देने वाले थे। शहर में कर्फ्यू था, फिर भी कई लोग बैसाखी के कारण परिवार के साथ घूमने आए थे और सभा की खबर सुनकर बाग में पहुंच गए। तभी ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर 90 सशस्त्र सैनिकों के साथ वहां पहुंचे। सैनिकों के हाथों में भरी हुई राइफलें थी। नेताओं ने भीड़ से शांत बैठे रहने की अपील की, लेकिन अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के गोलियां चलने लगी। 10 मिनट तक लगातार गोलियां बरसती रही। लोग चीखते चिल्लाते रहे। बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जमीन पर गिरते चले गए। कुएं में कूदे लोग भी नहीं बच सके। शहर में कर्फ्यू होने के कारण घायलों को इलाज तक नहीं मिल सका। लोग पूरी रात तड़पते रहे और दम तोड़ते रहे। नरसंहार के बाद डायर ने शहर की बिजली और पानी कटवा दिया और रात में ये देखने को निकला कि कोई घर से बाहर तो नहीं निकल रहा। इस क्रूरता की भयानक मिसाल रतन देवी की कहानी है, जिनका घर जलियांवाला बाग के पास था। गोलियों की आवाज सुनकर वो बदहाबासी में बाग पहुंची। लाशों के ढेर के बीच उन्होंने अपने पति का शव पाया। पूरी रात उन्होंने अपने पति का सिर गोद में रखकर बिताई, हाथ में डंडा लिए ताकि कुत्ते पास ना आए। पास ही एक 12 साल का घायल बच्चा पड़ा था, जिसने आखिरी सांस लेने से पहले उनसे सिर्फ इतना कहा, मुझे छोड़कर मत जाना। सुबह होते होते चीलें मंडराने लगी और गर्मी में लाशें सड़ने लगी। ब्रिटिश रिकॉर्ड 379 मौतों को स्वीकार करते हैं, लेकिन भारतीय नेताओं और डॉक्टरों के अनुसार मरने वालों की संख्या 1500 से 1800 के बीच थी। अकेले कुएं से 120 शव निकाले गए थे। इस हत्याकांड की दुनिया भर में निंदा हुई। दबाव में हंटर कमीशन गठित किया गया। जांच में डायर ने स्वीकार किया कि वो पहले से गोली चलाने का इरादा लेकर गया था। अंततः उसे पद से हटाकर ब्रिटेन भेज दिया गया। इसी घटना के प्रतिशोध में उधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओडायर की हत्या कर दी और फांसी पर चढ़ा दिए गए। इस नरसंहार ने भगत सिंह जैसे युवाओं को झकझोर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर ने विरोध में अपनी नाइटहुड लौटा दी। इसी घटना के बाद आजादी की लड़ाई ने निर्णायक मोड़ लिया और असहयोग आंदोलन की नींव पड़ी। जलियांवाला बाग आज सिर्फ एक स्मारक नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि आजादी हमें कितनी बड़ी कीमत चुकाकर मिली। 100 साल बाद भी दीवारों पर मौजूद गोलियों के निशान हमसे सवाल करते हैं, क्या हम उन शहीदों के बलिदान को सच में याद करते हैं? ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।